प्यारे दर्शकगण, आप सभी का हम हिंदी साहित्य कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के गत एपिसोड में हमारी भेंट मॉरिशस की सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री धनराज शंभू जी से हुई। आइए इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में प्रवेश करते और धनराज जी से उनके गांव के बारे में पूछते हैं। बिल्कुल। और यह गांव ऐसा है, ऐसा सुंदर है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें लेखन कला की थोड़ी सी अनुभूति है तो वह अपने आप में कवि और लेखक बन जाएगा। कौतोगल नाम है इसका, मुका ज़िले के बीच में पाया जाता है और यह सिर्फ हिंदुओं का गांव है। बहुत सुंदर, छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर गांव है। यहाँ पर हर जगह आपको हरियाली मिलेगी, हर जगह पर 2-3 नदियाँ बहती है। यहाँ पर स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर एक स्वास्थ्य ट्रैक भी बनाया गया है जिसमें लोग शाम को रात्रि में भी चल सकते हैं क्योंकि यहाँ बिजली का प्रबंध है। और यहाँ के लोग बहुत ही मेल जोल कर रहते हैं, बल्कि यह पूरे मॉरिशस में एक उदाहरण भी है। यहाँ के लोग बहुत जोशीले हैं, एकता में बंधे हुए हैं और जहाँ कहीं भी इस देश में कोई समस्या होती है तो वे उससे जूझने के लिए तत्पर होते हैं। बहुत सुंदर गांव है, बहुत ही प्रेरणादायक गांव देश के लिए और मेरे लिए तो एकदम से। जैसे कि आपने कहा कि यह जगह बहुत ही सुंदर है, प्रकृति के एकदम करीब है, पेड़ है, पौधे है, नदी है, बंदर भी है पेड़ पर। इस सुंदर जगह के बारे में बताइए। अच्छा, यह जगह जो है बहुत ही शांतिमय जगह है। शायद ही किसी गांव में ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर नदियाँ हो, जंगल हो, जानवर भी हो, पक्षी की आवाज़ भी आ रही हो। तो यह गांव एक मान लिया शांति प्रदान करने वाली है। जैसे मान लिया जाए हमारे हिंदी साहित्य में पंत जी कहा करते थे, उसका जो गांव था, गांव की प्रेरणा से वो एक कवि बन गए, प्रकृति के सुकुमार कवि बन गए। उसी प्रकार यहाँ का जो गांव है इतना मान लिया जाए इतनी प्रेरणा देती है कि कोई कवि बनने में वह उसकी सहायता होती है। गांव बहुत सुंदर है, प्रकृति की हरियाली चारों ओर छाई हुई है और यहाँ पर आप हर जगह जाएंगे तो हरियाली ही हरियाली है। छायावाद की झलक मिलती है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अधिक बात करेंगे आपके बारे में, आपके सृजन के बारे में, चलते चलते और जगह देखते हैं। बहुत ही हर्ष के साथ। धनराज जी, तो आपके सृजन काल के दौरान आपका सौभाग्य रहा होगा कि अनेक बड़े बड़े मॉरिशसीय हिंदी साहित्यकारों से आपकी मुलाकात हुई होगी। इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, यह मेरा सौभाग्य ही मैं समझता हूँ कि अपने कार्यकाल के दौरान काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मेरा एक मित्र था मुकेश जी बोध, वे अभिमन्यु अनंत जी के पास जाया करते थे और जब मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि चलो हम उनसे मिलते हैं, वे देश के बड़े लेखक हैं। तो हम उनके पास गए और उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा कि हमसे मिलने के लिए आप लोग एमजीआई में आ जाएं, महात्मा गांधी संस्थान में। वहाँ पर वे वसंत और रिमझिम, उस समय में रिमझिम नहीं सिर्फ वसंत पत्रिका चलती थी, तो वहाँ पर हमें बुलाया और हम गए। जब वहाँ पर गए तो मेरी मुलाकात अन्य बड़े लेखकों के साथ हुई, जिसमें उस समय संपादक तो अभिमन्यु अनंत जी थे, उनके साथ काम कर रहे थे रामदेव धुरंधर जी, पूजानंद नेमा जी, राजपाल सिंह जी और उसके साथ साथ राजीरामन जी भी आए। तो इन सभी से हमारी मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि चलो हम एक संघ बांधते हैं, और त्रिमुखी नाम से एक संघ बांधा गया। और उस समय में रघुनाथ दयाल जी भी हमारे साथ आ गए और जो आसपास के लेखक कवि लोग थे, हेमराज सुंदर और अन्य लोग, सभी लोग आए और उनके साथ मिलकर हम
ऐसे कार्यक्रम करते थे। कभी कभी हम जंगलों में जाते थे, नदी किनारे, समुद्र तट पर, इस तरह से जाकर एक दूसरे से मिलते थे और जिन लोगों ने जो कुछ भी लिखा है उनको वहाँ पर सुनाना पड़ता है और सुनाने के बाद उस पर टीका टिप्पणी होती थी और हमें अपने को मांझने का मौका मिलता था। अगर ऐसी गतिविधियां आज भी होती तो बहुत सारे लेखक हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि दिन प्रतिदिन लेखकों की कमी होती जा रही है। हमारे नौजवानों में, नवयुवकों में बहुत कम लोग हैं जो लिखते हैं और विशेष रूप से लेखिकाओं की ओर तो और भी बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें चाहिए कि हम उनको प्रोत्साहित करें। तो सृजन करते समय, रचनाएं लिखते समय कौन कौन सी बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए? कविता जब लिखते हैं तो कोई भावना जन्म लेती है और उसे अभिव्यक्त कर देते हैं। वह तो हम नहीं जानते हैं कौन सी भावना आएगी, अचानक वो आ जाती है और लिख देते हैं। और फिर कहानी जब लिखते हैं तो वो हम किसी व्यक्ति, किसी चरित्र को देखकर उनकी जो घटना होती है उस घटना को लेकर विस्तार करके थोड़ी सी कल्पना डाल के कहानी लिखते हैं। इसी प्रकार नाटक आदि जो कुछ भी लिखी जाती है, जैसे हम बोलते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो जो कुछ हम देखते हैं उसी को लेकर हम साहित्य में पिरोने का प्रयत्न करते हैं। और मेरी रचनाओं में आप पाएंगे कि सभी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, आसपास की सामग्री है, जिसमें आप देखेंगे कि कविता हो, गज़ल हो, कहानी हो, नाटक हो, तो उसमें आप पाएंगे व्यक्तिगत है, फिर सामाजिक है, पारिवारिक है और राजनैतिक भी है। तो सभी समग्र रूप से मैंने सभी विधाओं में इन्हीं बातों को, इन्हीं विषयों को लेकर चरितार्थ किया है। लगे हाथ आपकी ही एक कविता हम सुनना चाहेंगे। आपकी आवाज़ में। वैसे तो मुझे याद नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ कि चलो आज एक बार फिर मित्रता का माहौल बनाते हैं। चलो एक बार फिर आज हम मित्रता का माहौल बनाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर लोग रोज़ रोते हैं, रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं। चलो हम एक ऐसी मित्रता का माहौल बनाएं जिससे लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और अपने जीवन को सराहें और कहें कि चलो हमें एक अच्छा जीवन मिला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो काफ़ी दोस्ती के बारे में काफ़ी अच्छा संदेश दिया आपने और संस्कृति भी झलकती है। तो एक कविता लिखते समय, कोई भी रचना लिखते समय, क्या ये ज़रूरी है कि रचनाकार जो है उस परिवेश की संस्कृति को उसको जानना चाहिए? जैसे कहा जाता है कि सभी लोग लेखक या कवि नहीं होते, उनके भीतर में वो भावना छिपी रहती है लेकिन वे उनको अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। एक कहावत बहुत प्रचलित है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वास्तव में क्या होता है, जो सूर्य की जो प्रकाश है, जो किरणें हैं, बाहरी तौर पर वो लोगों के पास पहुँच पाती है, लेकिन कवि लेखक की जो दृष्टि होती है इतनी पैनी होती है कि वह आदमी के भीतर उसके हृदय के दुखों को सामने लाने का प्रयत्न करता है। हो सकता है कि मैंने कभी ईख के खेतों में काम नहीं किया है, लेकिन जब लेखक उसका वर्णन करता है तो वह व्यक्ति बन जाता है, वह मजदूर बन जाता है। अभिमन्यु अनंत जी की ही रचना को ले लेते हैं, लाल पसीना। शायद ही उन्होंने रक्त नहीं बहाया है, फिर भी उन्होंने लाल पसीना रचना की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लेखक होते हैं या जो कवि लोग होते हैं, वे लोग जब लिखते हैं तो उस पात्र के भीतर विद्यमान रहते हैं। उस पात्र के अंदर क्या उधेड़ बुन चल रही है, किस प्रकार का दुख उन्होंने झेला होगा, उसको वे अपने भीतर आत्मसात करते हैं और उसको कागज़ में अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि लेखक, कवि, जो रचनाकार होते हैं, उनकी दृष्टि बहुत पैनी होती है और वे सूर्य की किरण से भी ज़्यादा तेज़ है कि वे अंदर तक पहुंच जाते हैं।
तो आपकी रचनाओं में किन किन संस्कृतियों को किस प्रकार से आपने दर्शाया है? देखिए, मेरी रचनाओं में ये स्वाभाविक है कि जिस परिवेश में हम जीते हैं, जहाँ पर रहते हैं, जिस देश जाति में हमने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में हमने रेंगा है, खेला है, उसकी जो मान लिया जाए जो भी उपज है उसका प्रयोग हमने किया है, तो जाहिर है कि वे सारी बातें उसमें आएगी। कहने का अर्थ यह है कि मेरी रचनाओं में आप देखेंगे कि मेरे गांव की जो बातें हैं, फिर गांव से बाहर जिन लोगों के संपर्क में मैं आया, और इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटती है, उन सभी को लेकर उनको मैंने लिखने का प्रयत्न किया है। ऐसा नहीं है कि जब हम एक गांव की बात को लेकर लिखते हैं तो वह सिर्फ गांव की चार दीवारी के बीच में हो जाएगी, नहीं। उसमें ऐसे ऐसे तत्वों का प्रयोग करते हैं जो समस्त मानव जाति के साथ वह घटना गुजरती है, वह दुख गुजरता है, वह अत्याचार चलता है, और उन सभी को समग्र रूप से हम अंतर्राष्ट्रीय बना देते हैं। धनराज जी, आप लिखते हैं, लेकिन कई लोग आपके बारे में भी लिखते हैं, जैसे छात्र लोग डिसर्टेशन लिखते हैं आपके बारे में। बहुत सारे छात्र मेरी कविताओं पर, कहानियों पर, नाटकों पर वे डिसर्टेशन के लिए तैयार करते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है, सौभाग्य की बात होती है कि जो बात कभी मैंने सोची नहीं थी, मैंने सोचा था मैं तो स्वांत सुखाई के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे बोलते हैं पर हिताय, दूसरे लोग भी इसको पढ़ते हैं। पढ़कर कभी जो लिखते समय मैंने नहीं सोचा था, वो जो छात्र तैयारी कर रहा है वो उकेर कर निकालते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है। तब मुझे पता चलता है कि कितना बड़ा काम है यह। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, और अभी हाल में मुझे बहुत खुशी हुई, एक व्यक्ति है, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, वो चाहते भी नहीं है कि उनका नाम सामने आए। तो वे एक रेक्टर थे, रेक्टर के बाद लेक्चरर हुए, लेक्चरर के बाद अभी रिटायर हो चुके हैं। अब वे हिंदी पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने प्रवेशिका, परिचय, प्रथमा, अभी उत्तमा प्रथम खंड कर रहे हैं, और उत्तमा प्रथम खंड का जो पाठ्यक्रम है उसमें मेरी एक पुस्तक है सौभाग्य से। तो उस पुस्तक की तैयारी करते समय उन्होंने अपनी एक पुस्तक, समालोचना की एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक को प्रकाशित करके जितने भी छात्र हैं उन छात्रों को वे दान दे रहे हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति है। तो इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है एक लेखक के लिए, कि लोग उन पर खोज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और अपने परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपकी रचनाएं यहाँ की हिंदी पाठ्यक्रमों में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। हाँ, जैसे मैंने बताया, साहित्य सम्मेलन की जो परीक्षाएं होती है उसमें 2 रचनाएं मेरी है। एक प्रथमा में अभिलाषा नाम से कहानी संग्रह है, जिनकी 5 कहानियाँ इसमें है, और दूसरा उत्तमा प्रथम खंड के लिए बोलता हुआ कुआं, नहीं, और चेतना जाग उठी, और चेतना जाग उठी, जिसमें ये बोलता हुआ कुआं भी एक एकांकी है। तो ये दोनों रचनाएं हैं, और साथ में जो प्रवेशिका और परिचय के जो पाठ्यक्रम है, इनमें भी मेरी रचनाएं आई हुई है, कहीं पर कहानी के रूप में, कविता के रूप में, और नाटक के रूप में। तो धनराज जी, यहाँ का जो माहौल है बहुत ही प्रेरणादायक है और बात करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो चलिए चलते चलते बात करते हैं। राज्य चलते चलते थोड़ा सा हम इतिहास में चलते हैं। जरूर आपने इतिहास पढ़ा होगा। तो शुरुआती दौर पर जब मॉरिशस में हिंदी साहित्य का सृजन हो रहा था,
हिंदी पत्रकारिताओं में सबसे पहला नाम आता है हिंदुस्तानी। बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा समय बताइए। हाँ, वैसे तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि जब हमारे पूर्वज लोग यहाँ पर आए हुए थे और उन पर अत्याचार बहुत हो रहा था, तो एक समय ऐसा था कि मनीलाल डॉक्टर जी यहाँ पर आए। ये महात्मा गांधी जी के कहने पर उन्होंने कहा कि जाकर देखें मॉरिशस में हमारे लोग बहुत दुख सह रहे हैं, और उसे देखने के लिए, क्योंकि वे भी एक वकील थे और उनको उनका हक दिलाने के लिए वे मॉरिशस में आए। और यहाँ पर आकर सचमुच ही उन्होंने देखा कि हमारे जो भारतीय, हमारे जो पूर्वज हैं, किस प्रकार से दुख सह रहे हैं। और अब मान लिया गोरे मालिकों से बात करने के लिए वे कैसे करेंगे, तो इसलिए उन्होंने एक पत्र को जन्म दिया और उस पत्र का नाम उन्होंने द हिंदुस्तानी रखा। शुरू में वह पत्र उन्होंने अंग्रेज़ी और गुजराती में निकाला, फिर बाद में उसे हिंदी और अंग्रेज़ी में निकालना शुरू किया। तो कह सकते हैं कि 1909 में द हिंदुस्तानी पत्रिका निकला और उसके बाद अन्य पत्रिकाओं का जन्म कह सकते हैं होने लगा। लेकिन उसमें उन्होंने वही मांग की जो हमारे मज़दूरों के लिए आवश्यक थी उस समय के। वैसे तो द हिंदुस्तानी के बाद कई पत्रिकाएं आए बीच में, और बीच में ही वो समाप्त हो गई। लेकिन आर्य पत्रिका जो शुरू में जागृति नाम से प्रकाशित हुई और उसके बाद अभी चलकर आर्योदय हो गया। इसी प्रकार अन्य छोटी छोटी संस्थाओं ने भी कुछ कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया। उसी में से एक दुर्गा पत्रिका भी है। अच्छा। दुर्गा पत्रिका शुरू में, आप तो हिंदी प्रचार सभा के बारे में जानते हैं, शुरू में वह तो तिलक विद्यालय से 1926 में उसकी स्थापना हुई थी और वह एक कन्या पाठशाला वहाँ पर चलाते थे जो पूरे दिन में कन्याओं को पढ़ाया जाता था, जबकि उस समय में ये सब मना था। और उसके बाद 1935 में हिंदी प्रचार सभा नाम से पंजीकृत हो गई और तब से उन्होंने 1935 से दुर्गा हस्तलिखित पत्रिका चलाना शुरू किया। और दुर्गा पत्रिका 1935 से लेकर 1938 तक चलती रही। और बहुत ही मज़ेदार और मार्के की बात यह है कि उस पत्रिका को लोग हाथ से लिखते थे, सभी लेखों को जमा करते थे और हाथ से सीने के बाद वे लोगों तक पहुंचाते थे। और उनमें यह भी एक नियम था कि अगर वे लोग पढ़ लेंगे तो 15 दिनों के बाद उनको सभा में वापस कर देना है ताकि दूसरे लोग लेकर पढ़ सकें। आज भी हम देखेंगे कि वो हस्तलिखित पत्रिका जो है हिंदी प्रचार सभा में विद्यमान है और उसका जो मौलिक रूप है। और अभी हाल में जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो उस समय में भारत सरकार ने उसको 3 भागों में प्रकाशित करके सभी जगहों पर, मैं कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में उसका वितरण किया। तो इस तरह से पत्रिका का जन्म हुआ। आपकी रचनाओं को पढ़कर यह ज्ञात होता है कि आपके विषय लगभग बच्चों के बहुत ही करीब है। हाँ, बहुत ही खास कारण है। मैं कह सकता हूँ कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे रगों में खून बह रहे हैं, तो बच्चों की बदौलत ही। कहने का अर्थ यह है कि मैं 17 साल की उम्र से बैठका में पढ़ाता था। उसके पश्चात मैं 1977 में मैं हिंदी अध्यापक बना। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद हिंदी अध्यापक बनने के बाद काफ़ी सालों तक, लगभग मैं कह सकता हूँ 38 सालों के मान लीजिए अध्यापन के बाद मैं उप मुख्य अध्यापक बना, डेप्यूटी हेड टीचर। और सौभाग्य यह रहा कि बाद में चलकर मैं पर्यवेक्षक हुआ। तो मान लीजिए इन सभी के पीछे बच्चों के साथ ही मेरा संपर्क रहा और हर एक बच्चे के साथ
बात करने पर विशेष रूप से मैंने ऐसे स्कूलों में काम किया है जहाँ के लोग, जहाँ के बच्चे, जहाँ के परिवार दुखी है। तो उन बच्चों के पीछे एक एक कहानी छिपी होती है। आप देखेंगे मेरी एक पुस्तक है अभिलाषा कहानी संग्रह, उसमें जितनी भी कहानियाँ हैं वे सभी एक गांव की कहानी है जहाँ पर मैं पढ़ाता था और वहाँ के लोग बहुत दुखी थे। उन्हीं को लेकर मैंने उसमें संग्रह किया है। तो ऐसे मेरा जो बचपन से लेकर मैं कह सकता हूँ कि अभी तक मैंने बच्चों के साथ ही संपर्क रखा है। और चलते हुए यह भी मैं संकेत कर दूँ, ये तो प्राथमिक पाठशालाओं की बात रही, सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं। साथ में हम एक रविवारी या पाठशाला भी चलाते हैं, जहाँ पर मान लिया जाए छोटी कक्षा पहली से लेकर उत्तमा, साथ में संस्कृत और धार्मिक के साथ अन्य विषयों साहित्य की पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मेरे साप्ताहिक दिन, सप्ताहांत का दिन सभी बच्चों के साथ ही गुजरता है। कह सकते हैं कि आपने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, तो उन लोगों को हिंदी पाठक आपने बनाए और बच्चों ने आपको हिंदी लेखक बना दिए। हाँ हाँ, कह सकते हैं। कह सकते हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि हमने यहाँ पर रविवारी पाठशाला जो करते हैं, वहाँ से भारतीय हाई कमिश्नर की ओर से, उनकी प्रेरणा से हमने यहाँ पर लेखन कला की कार्यशाला भी की है। और इसमें जो हमारे छात्र पढ़ने आते थे उनको तुरंत मान लिया जाए 2 घंटे तक उनको ट्रेनिंग दी गई और उनसे कहा गया कि कुछ लिखें। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि उन्होंने कुछ ही घड़ी में कविता, कहानी, रूपक छोटी छोटी लिख कर उन्होंने हमारे सामने जो लोग कार्यशाला चला रहे, संचालन कर रहे थे, उनको सुनाया। उनको देखकर, सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा। इसका अर्थ यह हुआ कि पाठक के साथ साथ हमने कुछ लोगों को लेखक भी बनाया। क्या बात है। और धनराज जी, यह जगह बहुत ही प्रेरणादायक है। तो और बात करेंगे धनराज जी चलते चलते। हाँ बिल्कुल, आइए। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन है कि जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। क्या बात है। मुकेश का गाया हुआ और भारत व्यास और सतीश भाटिया का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर गीत है। छायावाद का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इस जगह में आकर यही भावनाएं उमड़ रही है हृदय में। अभी हम बात कर रहे हैं मॉरिशस के सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, स्थापित साहित्यकार धनराज शंभू जी से और बात करेंगे। तो धनराज जी, आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि हर एक साहित्यकार का एक आदर्श लेखक होना चाहिए। आपका होगा जरूर कोई स्थानीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेखक। ये स्वाभाविक है कि स्थानीय तौर पर हमारे देश का सबसे बड़ा लेखक अभिमन्यु अनंत है और मैं उनके संपर्क में रहा तो वो मेरा आदर्श है। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। और उसके बाद श्री रामदेव धुरंधर जी है, पूजानंद नेमा जी और बाद में राजहीरामन जी, ऐसे अन्य लोग मिलते गए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेरणा मैंने अभिमन्यु अनंत जी से पाई है। आपने अभिमन्यु अनंत जी से क्या क्या सीखा? अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि हम एक गोष्ठी लगाते थे और गोष्ठी में उन्होंने कई बार समीक्षाएं की और उन्होंने बताया कि पात्र को कैसे जीना चाहिए, भाषा को कैसे मांझना चाहिए और पात्रानुकूल कैसे भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ये सारी बातें। तो अभी आपने कहा कि गज़ल आप लिखते हैं, तो गज़ल का एक उदाहरण आप हमें देंगे? वैसे तो याद नहीं है, फिर भी एक पंक्ति मैं सुनाने का प्रयास करूँगा कि जीना तो एक बहाना है, मरा हम में कौन नहीं। जीना तो एक बहाना है, मरा हम में कौन नहीं। हर कोई जीने का प्रयत्न करता है, हर कोई जीने का प्रयत्न करता है, लेकिन वह जीवन में कई बार मरता है। तो इस तरह से एक शेर है। आगे
और भी बाद में सुना जा सकता है। आपकी रचनाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो अभी आपकी कौन सी नई रचना आने वाली है भविष्य में? अच्छा, अब तक मैंने उपन्यास नहीं लिखा था और हमेशा मित्र लोग, साहित्यकार लोग बोलते थे कि आप उपन्यास लिखें। इसलिए मैंने उपन्यास लिखने का प्रयत्न किया और वो भारत में छप रहा है। उसका शीर्षक मैंने रखा है ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक। एक जीवनी की तरह है, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से गरीबी से जूझते हुए, लड़ते हुए कोई जो गांव का वातावरण है, उस वातावरण को उजागर करते हुए कैसे हिम्मत से काम करके एक व्यक्ति ऊंचाई तक बढ़ता है और आज के युग तक वह कैसे जी रहा है। मान लिया जाए क्रमिक विकास की तरह उसके जीवन में कौन कौन सी प्रगति हुई है, इस संबंध में वह उपन्यास है। तो धनराज जी, प्रकृति के बीच में आकर मन बहुत ही गदगद हो रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। कार्यक्रम के अंत तक आगे काफी कुछ जाना आपके बारे में, आपकी रचनाओं के बारे में। चलिए अभी थोड़े समय निकालकर प्रकृति का आनंद उठाते।